हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू फिजिक्स ट्री। मेरा नाम है अंशुल गुप्ता। आज हम शुरू कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब नाम सुनते हैं लोग तो लोगों को तीन चीजें दिमाग में आती है कि या तो चीजें कोलाइड कर रही होंगी, कोलिजन पढ़ना है, या फिर एक्सप्लोड कर रहे होंगे तो एक्सप्लोजन पढ़ना है, और या फिर रिकॉयल हो रहा होगा। वो क्वेश्चन होता है ना, बंदूक में से गोली चली और बंदूक पीछे की तरफ कितना झटका खाएगी। तो usually people think about these three things: collision, explosion and recoil. But actually there is much more to this chapter. ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया कि ये तीन तो पढ़ना ही है, पर उसके अलावा भी चीज़ें समझना ज़रूरी है। और सबसे पहली चीज़ जो मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगा वो ये कि फोर्स, इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स में क्या डिफरेंस है। क्या ये तीनों सेम चीजें हैं? क्योंकि ज्यादातर लोगों को लगता है कि झटके से लगा हुआ फोर्स इंपल्स हो जाता है। किसी को धीरे धीरे धक्का मारो तो फोर्स, और किसी को पंच कर दो तो इंपल्स। और ये एक गलत फहमी है, ज्यादातर लोगों को गलत फहमी है कि अगर झटके से चांटा मार दिया किसी को तो इंपल्स लगा दिया, और धीरे धीरे धक्का मारा तो फोर्स लगा दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस कंफ्यूजन के चलते बहुत लोग गलत करते हैं क्वेश्चंस, और थ्योरेटिकल आ जाए तो बस वाट लग जाती है। तो इसको समझने की कोशिश करो कि भाई फोर्स हमने पहले भी पढ़ा है न्यूटन्स लॉज में। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या करता है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोले तो फोर्स चेंजेस द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी और अ पार्टिकल। फोर्स क्या चेंज करता है? मोमेंटम चेंज करता है। फोर्स की एकदम सिंपल डेफिनेशन जो सुनी है तुमने वो पढ़ी होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसको ये भी लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन जो इनिशियल डेफिनेशन है फोर्स की वो क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, ये हमेशा करेक्ट है कि फोर्स जो है मोमेंटम को चेंज करता है। जिस तेजी से ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो रहा हो उतना ही फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगा है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, जिस तेजी से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा हो उतना ही फोर्स लगा है बॉडी पर, ये बोल सकते हैं। मैंने रिपीट कर दी अपनी बात। ओके, तो फोर्स करता है चेंज इन मोमेंटम। तो फिर इंपल्स क्या होता है? ठीक है, इंपल्स झटके से लगने वाला फोर्स नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इंपल्स को जे वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फोर्स तो एफ वेक्टर है ही। इंपल्स इज हाउ मच मोमेंटम इज चेंज्ड बाय द फोर्स। इंपल्स इज हाउ मच मोमेंटम इज चेंज्ड बाय द फोर्स। एक फोर्स ने कितना मोमेंटम चेंज किया उसको इंपल्स बोलते हैं। फोर्स क्या होता है? इट चेंजेस द मोमेंटम। उसकी डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या है? किस तेजी से मोमेंटम चेंज हो रहा है। और इंपल्स क्या है? कि टोटल कितना मोमेंटम चेंज हुआ। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में सोचे हैं, फोर्स का जो इफेक्ट होता है, फोर्स का इफेक्ट होता है एक्सेलरेशन। फोर्स लगने से चीजों में एक्सेलरेशन आता है। बात समझ में आती? फोर्स का इमीडिएट इफेक्ट होता है एक्सेलरेशन, और फोर्स का लॉन्ग टर्म रिजल्ट, मतलब एक्सेलरेशन की वजह से जो रिजल्ट आता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स का इमीडिएट इफेक्ट होता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वजह से थोड़ी देर में क्या रिजल्ट मिलता है?
चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स का रिजल्ट होता है इंपल्स। हर एक फोर्स, सुन लो ध्यान से, हर एक फोर्स इंपल्स लगा सकता है। कुछ फोर्स बहुत छोटे टाइम में मोमेंटम चेंज करते हैं और कुछ फोर्स धीरे 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 करके देर में मोमेंटम चेंज करते हैं, लेकिन हर एक फोर्स मोमेंटम चेंज कर सकता है। और अगर कोई भी फोर्स मोमेंटम चेंज कर सकता है तो कोई भी फोर्स इंपल्स अप्लाई कर सकता है। समझ में आई बात? इंपल्स क्या होता है? झटके से लगने वाला फोर्स नहीं है। घूंसा मारना इज नॉट एन इंपल्स। ठीक है, इंपल्स इज रिजल्ट ऑफ फोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इंपल्स इज हाउ मच मोमेंटम इज चेंज्ड बाय द फोर्स। एनी फोर्स कैन अप्लाई अ इंपल्स। बोले सर हमको तो कुछ ऐसा सिखाया था कि कम टाइम में जो मोमेंटम चेंज करे वो इंपल्स होता है। नहीं, वो तीसरा टर्म है। वो टर्म है कि कुछ फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्स बोला जाता है और कुछ को नॉन इंपल्सिव फोर्स बोला जाता है। पहली चीज, कोई भी फोर्स इंपल्स अप्लाई कर सकता है, कोई भी फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकता है। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। कोई भी फोर्स मोमेंटम को चेंज कर सकता है। जितना मोमेंटम को वो चेंज करता है उसको क्या बोला जाता है? इंपल्स। फॉर्मूला देख लेते हैं और आगे बात करने से पहले कि इंपल्स को मैं क्या बोल रहा हूं? चेंज इन मोमेंटम। फोर्स क्या था? किस तेजी से मोमेंटम चेंज हुआ। इंपल्स क्या है? टोटल कितना मोमेंटम चेंज हुआ। चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, टोटल लिख दूं और समझने के लिए, टोटल चेंज इन मोमेंटम मतलब जितने टाइम की बात कर रहे हो उसमें कितना मोमेंटम चेंज हुआ। ओके, तो टोटल एक्स्ट्रा ऐड किया है। वैसे चेंज इन मोमेंटम इज सेल्फ सफिशिएंट टू टेल यू। ठीक है, तो इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाला जाए, वहां से देखो। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम को क्या क्या लिख सकते हैं? स्मॉल चेंज इन मोमेंटम का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। स्मॉल चेंज इन मोमेंटम को ऐड करते जाओ तो नेट चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। और क्या लिख सकते हैं? सीधे चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? देखते जाओ उधर से। चेंज इन मोमेंटम को और क्या लिख सकते हैं? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं, ये भी लिख सकता हूं। कभी कंफ्यूज मत होना, हर चीज का एक ही मतलब है कि what is the net change in the value of momentum of a particle। ठीक है, तो फोर्स का रिजल्ट क्या रहा? फोर्स लगा तो उसने वेलोसिटी चेंज करी, मोमेंटम चेंज किया कि नहीं किया, वो मतलब है। अब देखो dp की वैल्यू वहां से क्या लिख सकते हो? तो पहला फॉर्मूला बनेगा, dp की वैल्यू बन जाएगी f dt का इंटीग्रेशन। ये पहला फॉर्मूला बना। क्या बना ये? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, या फिर इंटीग्रल एफ डी टी भी बोलते हैं, पर एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ ज्यादा काम आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन एफ डी टी इज एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। डेल्टा पी को और क्या लिख सकते हैं? बहुत ही सिंपल टर्म्स में लिखे तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये भी फॉर्मूला काम आएगा जगह जगह। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? m इंटू वी माइनस यू, ये भी काम आएगा जगह जगह। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला, टेक्निकली एक ही चीज लिख रहे हैं अलग अलग तरीके से, इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करें तो वी विल गेट इंपल्स। ओके, अच्छा, इसको और फर्दर चेंज कर सकता हूं मैं। इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो at, v माइनस यू को क्या लिख सकता हूं? at। तो ये क्या बन गया? m इंटू एक्सेलरेशन। अगर फोर्स कांस्टेंट है या एवरेज फोर्स पता है, एवरेज फोर्स पता हो या फिर कांस्टेंट हो, अगर फोर्स एवरेज है या कांस्टेंट है तो मास इंटू एक्सेलरेशन को फोर्स लिख के हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इंटू
टाइम। ये भी बहुत फेमस है फॉर्मूला। तो इम्पल्स का टेक्निकली क्या मतलब होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम कौन करता है? बाय अ फोर्स। किसी फोर्स ने कितना मोमेंटम चेंज किया उतना ही इम्पल्स उसने लगाया। ठीक है। और इम्पल्स के क्या क्या फॉर्मूले हो गए? बहुत सिंपल देखें तो फोर्स इनटू टाइम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एफडीटी का इंटीग्रेशन, मोमेंटम के टर्म्स में निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी के टर्म्स से निकालना है तो m इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि सर इतने सारे फॉर्मूले समझ नहीं आता कब कौन सा यूज करना है। लेकिन अगर तुम खुद से डिराइव करना सीख लो, जैसे मैंने अभी, मेरे को याद थोड़ी है, मैंने फटाफट सोच यहाँ से देखता गया, लिखता गया, देखता गया, लिखता गया। तुम भी ऐसे कर लो ट्राई। अगर इस तरह से लिखोगे तो फिर भूलोगे कैसे? तुमने लिटरली प्रूव ही तो कर दिया उसको, फिर भूल ही नहीं सकते। तो समझ में आया इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स सब लोग बताते हैं कि सर फोर्स इनटू टाइम ही पढ़ाया है, लेकिन फोर्स इनटू टाइम के अलावा देखो कितने सारे और हैं, है ना। इम्पल्स इज हाउ मच मोमेंटम इज चेंज्ड बाय अ फोर्स। उसकी वैल्यू निकालने का सबसे आसान तरीका है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है। चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ होगा? फोर्स इनटू टाइम। क्यों हुआ होगा? यहां से देखो कि फोर्स की वैल्यू होती है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर आएगा? फोर्स इनटू टाइम। पर ये हम कब यूज करेंगे? डेल्टा टी लिखूं या टी लिखूं उसका मतलब समझ लेना। डेल्टा टी इज चेंज इन टाइम, टी इज टोटल टाइम जो लगा फोर्स, एक ही बात है। फोर्स इनटू टाइम भी इक्वली गुड है। ओके। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम या टोटल टाइम टेकन, जो भी बोला हुआ है। फिर तीसरी चीज आती है कि सर वो सारा कंफ्यूजन कहां से आया था कि वो छोटे से टाइम में फोर्स लगा तो वो इम्पल्स है? वो कंफ्यूजन यहां से आया था कि कुछ चीजों को ना जनरल कॉमन लाइफ में, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कॉमन नेम होता है ना ऑर्गेनिक में, तो और कॉमन नेम इंपल्सिव फोर्स को कई लोग इंपल्स समझने लगते हैं। हमने यहां पर देखा कि कोई भी फोर्स इंपल्स लगा सकता है। भाई अगर तुम बॉल को ऊपर फेंकते हो, बॉल को ऊपर फेंकते हो तो बॉल की वेलोसिटी धीरे 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 डिक्रीज होती है, फिर वो रेस्ट पे आती है, फिर नीचे गिरती है। और अगर तुमने बॉल को ऊपर फेंका और वो दीवार से, छत से टकरा गई, तो वो ऊपर जाते जाते जैसी टकराएगी वैसी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और तुरंत नीचे की तरफ वेलोसिटी हो जाएगी। तो पहले केस में ग्रेविटी ने धीरे धीरे वेलोसिटी को चेंज किया, पर चेंज तो किया ना, तो ग्रेविटी ने इंपल्स लगाया। दूसरे केस में ये जाके छत से टकराई बॉल और नॉर्मल ने एकदम से ज्यादा सा फोर्स लगा दिया और एकदम से वेलोसिटी चेंज हो गई, तो दूसरे केस में नॉर्मल ने इंपल्स लगाया, नॉर्मल ने मोमेंटम चेंज किया। तो ग्रेविटी ने भी इंपल्स लगाया और नॉर्मल ने भी इंपल्स लगाया। ठीक है। और दोनों का इंपल्स भी सेम आएगा। वो जो ऊपर तुमने हवा में बॉल फेंकी है वो भी सेम वेलोसिटी से लौट के आएगी, और जो दीवार पे मारी है वो भी सेम वेलोसिटी से ही लौट के आएगी। ठीक है। लेकिन ग्रेविटी को इंपल्स लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन जल्दी से इंपल्स लगा सकता है। समझ में आया? तो कौन सा इंपल्सिव फोर्स कहा जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा नॉन इंपल्सिव फोर्स कहा जाएगा? ग्रेविटी। इंपल्स दोनों लगाएंगे, लेकिन जो कम टाइम में मोमेंटम चेंज कर सकता है, कम टाइम में इंपल्स लगा सकता है, उसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। फोर्सेस दैट कैन अप्लाई impulse that can change momentum, दोनों चीजें लिख दी मैंने। ठीक है। इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लिखूं या इन अ स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम।
आर कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस जो बहुत छोटे से टाइम में इम्पल्स अप्लाई कर सकें, मोमेंटम को चेंज कर सकें, उनको हम इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ग्रेविटी इज नॉट अ इम्पल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर नॉट इम्पल्सिव, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इज नॉट इम्पल्सिव। लेकिन जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, इवन फ्रिक्शन, ये सारे कैसे हैं, इम्पल्स लगा सकते हैं। आप रस्सी से किसी चीज को बांधे हो और फिर उस चीज को फेंको, जैसे ही रस्सी टाइट होगी झटके से उस चीज की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? आपने रस्सी से एक एंड बांध दिया किसी चीज का और फिर उसको थ्रो कर दिया, पहले वो जाता जाएगा एक स्मूथ कर्व में, हाँ, ग्रेविटी के अंडर मोशन होगा उसका, और फिर जैसे ही रस्सी टाइट होगी ऐसे ही झटका लगेगा और वो एकदम से पलट के पीछे की तरफ आएगी। तो ग्रेविटी का फोर्स कैसा है, नॉन इम्पल्सिव, और स्ट्रिंग का फोर्स यानी टेंशन फोर्स कैसा हो सकता है, इम्पल्सिव। ठीक है, तो तुम अपने आप समझ जाओ कि इम्पल्सिव फोर्स में ज्यादातर सारे ही फोर्स आते हैं एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे इम्पल्सिव नहीं हो सकते। ठीक है, तो इम्पल्सिव फोर्स में यू विल हैव नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, यू विल हैव टेंशन, यू विल हैव फ्रिक्शन। अगर नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी नॉर्मल पर ही डिपेंड करती है, फ्रिक्शन भी इंपल्सिव हो सकता है। ओके, एंड फ्रिक्शन इनफैक्ट तभी इंपल्सिव होगा जब नॉर्मल रिएक्शन उस टाइम पर इंपल्सिव हो। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, नॉर्मल पे, पता है ना सबको, म्यू एन वाली वैल्यू। और इसके अलावा कई सारे एक्सटर्नल फोर्स अगर दिए हैं तो वो भी किसमें आएंगे, इम्पल्सिव में। मतलब हमारा आपका फोर्स, हम लोग तो पंच कर सकते हैं ना किसी चीज को, हाँ, किक कर सकते हैं फुटबॉल को, तो उस केस में हमारे फोर्सेस कैसे आएंगे, इम्पल्सिव में आएंगे। नॉन इम्पल्सिव में कौन से लिखोगे, ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक। तो यहाँ तो इम्पल्सिव लिख लो, नॉन इम्पल्सिव अलग से लिख लो। ठीक है, देख लेना, कंफ्यूज मत करना, वहीं पर लिख दिया पता चला भूल गए। ठीक है, इम्पल्सिव के बाद नॉन इम्पल्सिव हेडिंग डाल के लिख लो ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक। ठीक है, तो ये तीन चीजें समझानी थी, आई होप समझ में आ गई होगी। फटाफट इसको नोट डाउन करो, मैं स्क्रीन दे रहा हूं तुमको। ओके बच्चों, तो इसको खत्म करने से पहले एक बार ना सारी चीजें लिख लेते हैं, क्योंकि ना इतनी सारी, तीन चीजें बताई मैंने, चार चीजें, और फिर वो भूल सकते हो आप विद टाइम। तो मैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, पर लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला पॉइंट है कि इम्पल्स अप्लाइड बाय अ फोर्स ओवर अ टाइम पीरियड इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कॉज्ड बाय दैट फोर्स इन दैट टाइम पीरियड। क्या बात समझ में आई कि कोई भी फोर्स, किसी भी फोर्स का इम्पल्स अप्लाइड क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, जो उस फोर्स की वजह से हुआ उतने टाइम में। कोई भी फोर्स इंपल्स लगा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। कोई भी फोर्स इंपल्स लगा सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उस इंपल्स को क्या बोलेंगे हम, कि उस फोर्स की वजह से कितना मोमेंटम चेंज हुआ इन दैट टाइम। ठीक है, दूसरी चीज, एवरी फोर्स कैन चेंज मोमेंटम, हेंस एवरी फोर्स कैन अप्लाई इम्पल्स। कुछ फोर्स जल्दी मोमेंटम चेंज करते हैं, कुछ देर से, लेकिन हर एक फोर्स का काम होता है मोमेंटम चेंज करना, और हर एक फोर्स मोमेंटम चेंज कर सकता है। तो टेक्निकली आपसे ये नहीं बोलोगे कि इम्पल्स कुछ फोर्स लगा सकते हैं, बाकी के फोर्स नहीं लगा सकते। अब से आप बोलोगे इम्पल्स सभी फोर्सेस लगा सकते हैं, कुछ जल्दी लगा देते हैं और कुछ को थोड़ा टाइम लगता है। लास्ट चीज, but some forces like normal and tension can change momentum in a very small fraction of time. नॉर्मल और टेंशन फोर्स बहुत तेजी से इंपल्स लगा पाते हैं। ठीक है, नॉर्मल और टेंशन फोर्स बहुत तेजी से इंपल्स लगा पाते हैं, hence such forces are called impulsive force। इसलिए ऐसे फोर्सेस को हम
इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। ओके, इम्पल्स लगा सभी फोर्सेस सकते हैं, पर कुछ फोर्सेस को इम्पल्सिव फोर्स बोला जाता है, और उनको इम्पल्सिव फोर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इम्पल्स बहुत जल्दी से लगा लेते हैं। ठीक है, और लास्ट ग्रेविटेशनल एंड स्प्रिंग फोर्स, हम लोग 11th क्लास में ये दो ही पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग फोर्स आर नॉन इम्पल्सिव। ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग, स्पेशली स्प्रिंग कभी भी झटके से फोर्स नहीं लगा सकती। स्प्रिंग को खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद ही वो फोर्स लगा पाती है। ओके, स्प्रिंग झटके से फोर्स नहीं लगा सकती। किसी चीज को झटके से खींचना है, स्प्रिंग से नहीं खींच पाओगे। पहले स्प्रिंग खींचोगे वो खिंच जाएगी और बॉडी मूव ही नहीं होगी। उसके बाद जब स्प्रिंग खिंच जाएगी तब बॉडी पर फोर्स लगेगा और वो धीरे धीरे आगे खिसकेगी। तो मैं ऐसे सोचो, झटकों से बचाने के लिए ही तो स्प्रिंग लगाते हैं। साइकिल की सीट के नीचे स्प्रिंग क्यों लगाते हैं? इम्पल्स, सडन इम्पल्सेस ना लगे, जब ग्राउंड से कार टकराए, जब गड्ढे में टायर जाए, जो सडन नॉर्मल रिएक्शन लगता है बहुत ज़्यादा, उससे बचाने के लिए ही तो स्प्रिंग लगाते हैं। तो स्प्रिंग इज यूज्ड टू प्रिवेंट, टू स्टॉप इम्पल्सिव फोर्सेस फ्रॉम हार्मिंग अस। हमको चोट लगने से बचाने के लिए स्प्रिंग यूज करते हैं। ओके, तो लास्टली फॉर्मूले क्या है इम्पल्स के? इम्पल्स सबसे सिंपल, फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, ये तब यूज करना है जब कांस्टेंट या एवरेज फोर्स दिया हो। ठीक है, तब होगा इम्पल्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू टाइम। अगर फोर्स फंक्शन वेरिएबल दिया है तो इंटीग्रेशन एफ डी टी। अगर फोर्स की बात ही नहीं है लेकिन मोमेंटम का चेंज दिया हुआ है तो इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, वो कितना होगा? फाइनल माइनस इनिशियल। और अगर मोमेंटम नहीं दिया है लेकिन इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज गिवन है तो m इंटू वी माइनस एम इंटू यू। तो इनमें से कोई एक फॉर्मूला हम, कोई भी जैसा क्वेश्चन में जरूरत पड़े इम्पल्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो पहले तो इसी पर काम करते हैं। 4 फॉर्मूले एक ही चीज के, तो कंफ्यूजन तो अराइज हो ही सकता है। तो पहले हम सिंपल केसेस में इम्पल्स कैलकुलेट करना सीखते हैं, फिर कुछ जगह इम्पल्स गिवन होगा और एवरेज फोर्स पूछा जाएगा, वो भी कैलकुलेट करना सीखते हैं। पहले इसको नोट डाउन कर लो, अदरवाइज भूल जाओगे इतनी सारी चीजें। ठीक है, ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, द बॉल, एक बॉल है यहां पर m मास की। ठीक है, और ये नीचे की तरफ जा रही है ग्राउंड की तरफ, कितनी स्पीड से? v स्पीड से। ठीक है, ग्राउंड से टकराने वाली है v स्पीड से। द बॉल हिट्स द ग्राउंड विद स्पीड v डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ v स्पीड से जाके टकरा रही है, एंड रिकॉइल्स बैक विद द सेम स्पीड। तो जितनी स्पीड से टकराई उतनी ही स्पीड से वापस जा रही, ऐसा लिखा हुआ है इस केस में। बच्चों, इस तरह के कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, उसको हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो अभी के लिए तो दिया हुआ है कि जितनी स्पीड से टकराई उतनी स्पीड से ही वापस जा रही है। तो कैलकुलेट impulse imparted by normal reaction force of the ground on the ball। तो ध्यान से पढ़ो, किसका इम्पल्स पूछ रहे हैं? कैलकुलेट इम्पल्स इम्पार्टेड बाय नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जब ये ग्राउंड से टकराएगी, कोई भी चीज ग्राउंड के कांटेक्ट में आएगी, कोई भी चीज किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, तो उस पर नीचे से कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी वजह से सडनली वेलोसिटी जो पहले नीचे की तरफ थी फिर किस तरफ हो जाएगी? ऊपर की तरफ। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स mg से बहुत ज्यादा होगा। नॉर्मल रिएक्शन बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो ग्रेविटी से बहुत ज्यादा लगेगा। जब आप खड़े हो जमीन पर तो नॉर्मल mg के बराबर है, पर अगर आप पैर जोर से जमीन पे मारते हो तब जो नॉर्मल लगता है वो ग्रेविटी से ज्यादा है, वो आपको चोट भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो जब कोई चीज झटके से आके टकराएगी तब जो नॉर्मल लगेगा वो कितना होगा? ज्यादा होगा। बोले सर आपको कैसे पता ज्यादा होगा? देखते हैं। ठीक है, जो ये नॉर्मल लगा, अभी तो हमें नॉर्मल की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इम्पल्स इम्पार्टेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। तो इम्पल्स को कैसे लिखते हैं? जे। इसको किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो भी फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन इनटू टाइम।
कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, F इंटू डेल्टा टी। लेकिन हमें ना तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पता है, मैंने ऑलरेडी बता दिया नॉर्मल रिएक्शन mg से बहुत बड़ा होगा तो mg नहीं पुट कर सकते, ना हमें पता है कि कितनी देर तक ये ग्राउंड के कांटेक्ट में रहा। ये कौन सा टाइम लेना है, टाइम ऑफ कांटेक्ट, कि कितनी देर तक ये ग्राउंड के कांटेक्ट में रहा। जितनी देर तक कांटेक्ट में रहा उतनी देर तक ही तो नॉर्मल लगेगा। तो ना तो हमें नॉर्मल पता है ना टाइम ऑफ कांटेक्ट, तो ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते, इसीलिए 4 फार्मूले होते हैं। ठीक है, फिर कौन सा यूज करें, m इंटू फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है कि नहीं पता है। तो m इंटू बच्चों क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, क्या होगा, इम्पल्स। तो तुम बोलोगे कि सर देखने में तो लग रहा है कि सेम स्पीड से लौट रहा है, लेकिन हमको पता है कि सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आ गया, पहले वो नीचे जा रहा था और अब वो ऊपर जा रहा है। तो वेलोसिटी का चेंज कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी ये वाली है तो इसको लिखेंगे v और डायरेक्शन है j कैप, और इनिशियल वेलोसिटी ये वाली है, इसको लिखेंगे माइनस, इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे माइनस v j कैप। क्या ये बात सबको समझ में आई? ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ वेलोसिटी को नेगेटिव लिया है, ये पॉजिटिव लिया और माइनस साइन लगाया और फिर ये नेगेटिव लिया, और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो ये आएगा m v j कैप प्लस v j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं होगा, कितना होगा, 2mv j कैप। ज़्यादातर आंसर में सिर्फ 2mv दिया होता है, वो डायरेक्शन को मान के चलते हैं, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो पॉजिटिव आया इम्पल्स, तो इम्पल्स किस तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। कितना लगेगा, 2mv लगेगा। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी आ रहा था कि सर वेलोसिटी तो चेंज नहीं हुई, v है, तो समझो ये स्पीड है, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो चेंज हुई ना, तो फिर वेलोसिटी चेंज हुई। जब बॉल ग्राउंड पे टकराई तो ग्राउंड ने जोर से चोट मारी उस पर, जैसे बैट मारता है, क्रिकेट का बैट बॉल पे मारता है जोर से चोट, उसकी वजह से क्या होता है, बॉल की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती है, कई केस में मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज देके आपको कंफ्यूज किया जा रहा है, आपको कोशिश किया जा रहा है कि आप गलत कर दो। आप सोचो अरे वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, वेलोसिटी तो चेंज हुई है भाई। पहले कोई चीज़ नीचे जा रही थी, अब वो रुक के फिर वापस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली चेंज हुआ है मोमेंटम। दूसरे केस में, ठीक है, दूसरा केस देखो, कैलकुलेट इम्पल्स फ्रॉम द ग्राउंड इफ द बॉल बाउंसेस बैक विद हाफ द स्पीड। तो दूसरे केस में वो आई और कितनी स्पीड से वापस गई, v/2 से। तो इस बार मोमेंटम का चेंज यानी इम्पल्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m इंटू v माइनस u, m इंटू फाइनल वेलोसिटी इज v/2 j कैप और इनिशियल वेलोसिटी इज माइनस v j कैप। समझ में आया, फाइनल वेलोसिटी v/2 j कैप, इनिशियल इज माइनस v j कैप, m इंटू v/2 प्लस v j कैप। बच्चों इस केस में इम्पल्स आया 3mv/2 j कैप। इस बार इम्पल्स कम लगा, ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1.5 mv j कैप। इस बार इम्पल्स कम लगा, पिछली बार ज़्यादा लगा था। पिछली बार ज़्यादा चेंज इन वेलोसिटी हुआ था, कोई चीज़ नीचे जा रही थी, रुकी और फिर अब ऊपर जा रही है। तो इस केस में सेम स्पीड से ऊपर जा रही थी, इसमें थोड़ा कम स्पीड से ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब इसमें मोमेंटम का चेंज कम हुआ है, इम्पल्स कम लगा है। और जस्ट टू क्लियर इट अप, एक और बच्चों सी पार्ट भी देना चाहूँगा ना, जगह नहीं है थोड़ी, लेकिन तुम समझ सको तो बहुत अच्छा होगा। कैलकुलेट इम्पल्स फ्रॉम द ग्राउंड। जब मैं फ्रॉम द ग्राउंड बोलता हूं तो मेरा मतलब होता है नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड का इम्पल्स निकालना है। ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से कौन सा फोर्स लगा है उसके ऊपर, नॉर्मल। इफ द बॉल डज नॉट बाउंस बैक। तुम बोलोगे सर बाउंस बैक क्यों नहीं करेगी, बॉल तो हमेशा बाउंस बैक करेगी। बिल्कुल बच्चों, हमेशा नहीं, कभी बोलो फिजिक्स में। अगर जो ग्राउंड है वो कीचड़ का बना हो, मड का बना हो, सैंड का बना हो,
तो बॉल आएगी, टकराएगी और टकरा के उसी के अंदर रुक जाएगी, ऊपर वापस नहीं जाएगी। इस केस में जब आप मोमेंटम निकालोगे, जब आप इम्पल्स निकालोगे यूजिंग चेंज इन मोमेंटम, तो फाइनल वेलोसिटी क्या पुट करनी पड़ेगी? 0। इनिशियल वेलोसिटी माइनस वी जे कैप, एज लॉन्ग एज ये वी गिवन है। तो इस केस में इम्पल्स आया एम वी जे कैप। तो अगर ये एकदम अच्छी क्वालिटी की सॉलिड सरफेस है जिससे जितनी वेलोसिटी से टकराया उतने से वापस गया तो इम्पल्स ज़्यादा लगा। अगर ये वेलोसिटी कम हो गई इसकी तो इम्पल्स कम लगा। और अगर ये नीचे आके रुक गया ग्राउंड में तो इसका मतलब ग्राउंड बहुत मजबूत सरफेस का नहीं बना था, सैंड या क्ले जैसी कोई सरफेस थी, तो उस केस में इम्पल्स कम लगा। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आके टकरा के रुक गया तो बहुत इम्पल्स लगा। नहीं नहीं नहीं, अगर क्रिकेट में बॉल आ रही हो, बैट्समैन ने उसको रोक दिया डिफेंड करते हुए तो कम इम्पल्स लगा, पर अगर पलट के मारा और वो तेजी से वापस गई तो ज़्यादा इम्पल्स लगा। समझ में आया ये बात? ठीक है, सिर्फ रोक दिया बॉल को आते हुए तो मतलब कम इम्पल्स मारा, लेकिन अगर पलट के मारा और तेजी से वापस गई बॉल, ठीक है, जो भी गेम आप देखते हो, बेसबॉल देखते हो तो बेसबॉल, ठीक है, जिसमें भी, फुटबॉल में बॉल आ रही है और सिर्फ आपने रोका है उसको पैर लगा के, सिर्फ रोका है तो कम इम्पल्स लगा, और आती हुई बॉल को वापस मारा है जोर से तो ज़्यादा इम्पल्स लगा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो इम्पल्स का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा आपके। इसके आगे अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, और पहले इसको नोट डाउन करो। ओके बच्चों, 2 और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखोगे तुम, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक m मास की बॉल है, v वेलोसिटी से थीटा डिग्री पर आ रही है और फिर बाउंस करके सेम एंगल पर चली जाती है। फिर से कंफ्यूजन क्या क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, जबकि क्या चीज़ चेंज नहीं हुई है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर क्वेश्चन में लिखा भी है इट केम विद वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड v एंड बाउंस्ड बैक विद सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि अरे वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हुई, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो v यहां पर भी दिख रहा है, v यहां पर भी दिख रहा है, पर ध्यान से पढ़ोगे तो लिखा होगा, या तो लिखा होगा कि ये v जो है स्पीड है, या फिर लिखा होगा कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, विच इज द सेम थिंग। तो अब इस क्वेश्चन में एक बॉल आई v वेलोसिटी से ग्राउंड से टकराई थीटा डिग्री पे और थीटा डिग्री पर वापस चली गई वेलोसिटी v से, और आपसे पूछा है कैलकुलेट इम्पल्स फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से कितना इम्पल्स लगा ये बताइए। तो तुम क्या करोगे? तो तुम कैलकुलेट करोगे इम्पल्स, कौन से फोर्स लगा है ग्राउंड से? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स निकाल रहे हैं, किस तरफ लगा होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये समझ में आना चाहिए तुमको कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन का जो इम्पल्स है वो भी ऊपर की तरफ ही आएगा, ठीक है, लिख के देख लो, वो ऊपर की तरफ ही आएगा, ऊपर की तरफ लगा होगा नीचे से नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स, ठीक है। तो कैसे निकाले? नॉर्मल की वैल्यू नहीं पता, टाइम भी नहीं पता, लेकिन चेंज इन मोमेंटम पता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब ध्यान से समझो इस चीज को कि फाइनल वेलोसिटी ये वाली है, इसको मैं फाइनल वेलोसिटी वेक्टर v वेक्टर लिख सकता हूं। v वेक्टर की वैल्यू होगी बच्चों, v का आगे की तरफ कंपोनेंट है v cos थीटा आई कैप, और v का ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा v sin थीटा जे कैप। बोलते सर ये तो हमें पता है, अगर कोई वेक्टर थीटा डिग्री पर है एक्स एक्सिस से तो आगे आएगा v cos थीटा, ऐसे बना दूं, आगे की तरफ आएगा v cos थीटा क्योंकि ये थीटा है, और ऊपर की तरफ आएगा v sin थीटा। बोलते सर ये हमको पता है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, इसको हमने v वेक्टर लिखा है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को v वेक्टर लिखा है।
इनिशियल को अब हम वी वेक्टर नहीं लिख सकते क्योंकि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम नहीं है, इसको लिखना पड़ेगा यू वेक्टर। और यू वेक्टर निकालने के लिए फिर से v के दो कंपोनेंट चाहिए होंगे। इस तरफ थीटा एंगल है, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो v cos थीटा और v sin थीटा। बच्चों अगर वेक्टर्स के कंपोनेंट में जरा भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज वेक्टर की क्लास पहले अटेंड कर लो। ओके, कंपोनेंट पर आपका बहुत हाथ साफ होना चाहिए पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए। और u वेक्टर क्या लिखेंगे आगे की तरफ v cos थीटा आई कैप, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में u वेक्टर में वेलोसिटी किस तरफ है, नीचे की तरफ, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस v sin थीटा j कैप। यही कैच था इस क्वेश्चन का कि इनिशियल वेलोसिटी में और फाइनल वेलोसिटी में वैल्यूज सेम है, एंगल सेम है, कंपोनेंट की वैल्यूज भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। ये आगे और ऊपर जा रहा है जबकि ये आगे और नीचे जा रहा था। तो चेंज कौन सी वेलोसिटी हुई है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गई। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी में तो कोई चेंज ही नहीं आया। ठीक है, एनीवे यहाँ पर फॉर्मूले जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो m इंटू इसमें से ये माइनस होगा तो बच्चों जो सेम चीज है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, माइनस करना आता है सबको, v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ठीक है, माइनस साइन लगाओ, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और जब माइनस करोगे, मैं दूर लिखना चाह रहा हूँ कि तुम्हें भूल ना जाओ कि मैं ओरिजिनली क्या लिखा था। यहाँ माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, आंसर आएगा 2v साइन थीटा जे कैप। तो m इंटू 2v साइन थीटा जे कैप, और कितना आया इम्पल्स, 2mv साइन थीटा जे कैप। अगर एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ दिए हैं तो साइन थीटा आएगा, अगर एंगल वर्टिकल के साथ दे दे तो कॉस थीटा आएगा। तो रटना मत, ठीक है, देख के कंपोनेंट लिखना सीख लो, इतना टफ नहीं है। तुम फिर से देख लो इसी वीडियो को, 15 सेकंड पीछे जाके तो देखना, 3-4 बार देखो, समझ में आ जाएगा, हाँ सर यही बात तो बोल रहे हो। तो ये हो गया इम्पल्स फ्रॉम द नॉर्मल रिएक्शन, इम्पल्स ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम ग्राउंड। दूसरा क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है। ठीक है, दूसरे केस में बॉल आई अलग स्पीड से है 60 मीटर पर सेकेंड से, अलग एंगल पर 30 डिग्री पर, और जा किसी और एंगल पर रही है। ठीक है, तो इट इज गोइंग एट सम डिफरेंट एंगल। और अब पूछ लिया कि बताइए कि ये कितनी वेलोसिटी होगी 60 डिग्री पर जा रही है अगर तो। ठीक है, इनफैक्ट ये 60 डिग्री पर नहीं जाएगी, इनको मैं एंगल चेंज कर रहा हूं, मैं इसको 60 डिग्री बोल रहा हूं और इसको 30 डिग्री बोल रहा हूं। ठीक है, तो 60 डिग्री पर बॉल आ रही थी और फिर 30 डिग्री पर जा रही है, और तुमसे पूछ लिया कि बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या समझना है तुमको कि ग्राउंड से जो भी इंपल्स लगेगा, ग्राउंड से जो भी नॉर्मल लगेगा वो ऊपर की तरफ होगा, तो नॉर्मल इनटू टाइम करेंगे तो जो भी इंपल्स लगेगा वो भी ऊपर की तरफ होगा। तो ग्राउंड से अगर इंपल्स ऊपर की तरफ लगा तो मोमेंटम चेंज जो होगा, क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, वो भी किस डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा। तो अगर वाई डायरेक्शन में ही मोमेंटम चेंज हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल शुड बी इक्वल टू मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन फाइनल। एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास अगर m मान ले तो m इंटू इसका आगे की तरफ कंपोनेंट बच्चों निकालो, ये 60 है तो ये भी 60 है, तो आएगा u cos अल्फा। ठीक है, वैल्यूज अभी पुट नहीं करी पर कितना आएगा, u cos अल्फा। आराम से देखना सीख लो, u की वैल्यू गिवन है 60 मीटर पर सेकेंड और ये एंगल है अल्फा, तो आगे वाला कंपोनेंट कितना होगा, u cos अल्फा। ठीक है, तो m इंटू यू cos अल्फा इज इक्वल्स टू जो फाइनल वेलोसिटी है उसका भी आगे वाला कंपोनेंट निकालो। ठीक है, वो होगा v cos बीटा, तो m इंटू v cos बीटा।
तो दोनों वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट आपने इक्वेट कर दिए, एक्स डायरेक्शन के। क्यों कर दिए, क्योंकि जो भी नॉर्मल लग रहा है, जो भी इंपल्स लग रहा है, जो भी चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है। ऑब्वियसली ग्राउंड से नॉर्मल लगेगा तो ऊपर की तरफ ही लगेगा। अभी एक्स डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं था, इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं था, मतलब ये ग्राउंड कैसा दिया होना चाहिए था, स्मूथ। मैंने लिखना भूल गया, सॉरी, पर हाँ अभी ये कैसा था, स्मूथ। ओके, तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी u है 60 और cos 60 होता है 1/2 इज इक्वल्स टू v है, m से m तो कट जाएगा, v हमें निकालना है, और cos बीटा cos 30 होता है √3/2। तो बच्चों v की वैल्यू आई 60/√3 मीटर पर सेकेंड। इसको काट सकते हैं हम, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आई होप दोनों क्वेश्चन समझ में आए। ये तो बहुत ही कॉमन तुमने देखा भी होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, ठीक है, और इजी भी है। सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कंपोनेंट इक्वेट कर दिए, बस रटना नहीं है, क्योंकि कल को ये जाके दीवार पर टकराएगी ऐसे एंगल पर, और नॉर्मल तब ऐसे लगेगा एक्स डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी के कंपोनेंट भी इक्वल करने पड़ सकते हैं। ओके, तो रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। इसको फटाफट नोट डाउन करो। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मैं इम्पल्स को रोक रहा हूँ, एक बार रिवीजन जरूर कर लेना नोट्स का बिफोर अटेंडिंग नेक्स्ट क्लास।